हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स आइए हम स्टार्ट करें आज का अपना प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट पार्ट सीडीपी का। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां हैं। आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। इसमें बच्चा जो है चिंतन करेगा, विचार करेगा और अपने क्षमता से, अपने सोच से जो है आंसर अलग अलग देगा। तो उससे उसके सोचने की क्षमता, उसका समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी जो है उसकी बढ़ेगी। तो हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। आगे है, समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। आगे है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यक्रम। जहाँ पे भी मानक पाठ्यक्रम आ जाए वो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाता है। विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे है, विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। तो सिर्फ हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के लिए परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। आगे है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। तो ये अभिकथन तो करेक्ट है। आगे है, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो कारण भी हमारा सही है। तो ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन जो है हमारा दोनों सही है। हाँ, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पे ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों कथन अपनी अपनी जगह पे सही है लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आम तौर पर भिन्न होते हैं। समझ की अग्रवर्ती गहनता, डीप अंडरस्टैंडिंग। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे है, सीखने की तेज गति, फास्ट पेस ऑफ लर्निंग, ये भी सही है। समझने के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, तो ये ऑप्शन नहीं सही है। शारीरिक विकास की तेज गति, ये भी नहीं सही है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि एक प्रतिभाशाली और अन्य विद्यार्थियों के बीच के अंतर को जो है आमतौर पर उनकी समझ और उनके सीखने की गति से होता है, जबकि एक कम प्रतिभाशाली बच्चे का भी शारीरिक विकास तेजी से हो सकता है। आगे है, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करती है, ये ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ऐसा तो नहीं है कि सभी करते हैं। बच्चे के पास तेज आवाज करके बच्चे की सुनने की अक्षमता श्रवण बाधिता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है, ये भी ऑप्शन गलत है। श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा कि श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। आगे है, समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षा में समान है जबकि खाली जगह में वे भिन्न हैं।
संवर्धन, गतिवर्धन, संशोधन, समायोजन, गतिवर्धन, संवर्धन, समायोजन, संशोधन। तो समावेशन के संबंध में पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं समायोजन में समान है, जबकि संशोधन में भिन्न है। हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे है, रचनावादी सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? ज्ञान व्यक्तिपरक है, सही है। शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं, ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे है, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। तो हमारा ये ऑप्शन सही नहीं है, गलत है, और हमसे गलत पूछा है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, क्योंकि वाद्य यंत्र से व्यक्ति अपने आंतरिक अभिप्रेरणा का एक तरह से उदाहरण देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, सही है। इस बात के लिए शिक्षकों को जो है मेहनत करनी चाहिए। कारण, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। कारण भी सही है, तो हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे है, महारत, निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, माता पिता और क्वेश्चन हमारा है, भाई बहन के रिश्ते माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे है, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये तो गलत है। कि समाजीकरण में अधिक भूमिका नहीं है, ये भी गलत है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चा जो है, भाई बहन एक दूसरे अपने हम उम्र के साथ ज़्यादा रहते हैं और इसी कारण जो है वो भाई बहन साथ साथ ज़्यादा रहते हैं और एक दूसरे को थोड़ा अधिक जान पाते हैं या समझ पाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधियों की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। तो हमारा अभिकथन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, क्योंकि बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। वो जिस परिवेश वातावरण में होते हैं उस तरह से उनका विकास प्रभावित होता है, तो उनके दरों में भी, विकास के दर में भी भिन्नता रहती है। विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवात्मक विधियों की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है, ये भी करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, जो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। हमारा
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में विकास के सिद्धांत को दर्शाया गया है। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। भाषा का विकास पूरी तरह से आनुवांशिकी पर निर्भर है, तो ये पूरी तरह से निर्भर नहीं है। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है। विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। अगला है, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य डिसलेक्सिया से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके, उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके, सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से, प्रणालीगत व्यवधानात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, तो ऑप्शन जो है डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से जो है उन्हें पढ़ाया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है, शिक्षक के पास सही ज्ञान है। ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी का ज्ञान निर्माण कर सकते हैं। शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसारण शामिल है, तो हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, उसे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करके, तो ये भी हतोत्साहित नकारात्मक शब्द है, निगेटिव वर्ड है, तो ये इस ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उससे उत्तर प्रदान करके, ये भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे है, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण पर केंद्रित होता है, सजा और शर्मिंदगी के डर पे नहीं। सहकारी अधिगम प्रतिस्पर्धी लोकाचार अनुबंधन और पुनर्बलन पे, तो सहकारी अधिगम पे जो है केंद्रित होता है। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, लेव वाइगोस्की का मानना था कि विकास प्रकृति में असंतत है, आनुवांशिकी प्रोग्रामिंग का खुलासा है, सीधे परिपक्वता के परिणाम है, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम है, तो सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम है। आगे है, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से चार विभिन्न अवस्थाएं हैं, दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। उदाहरण देकर समझाते हैं कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है, बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती है, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देते हैं। वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता है। वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारणों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता है। वह संज्ञानात्मक विकास पर सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा कि पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास पे सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों को ध्यान में नहीं रखते हैं। आगे है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। लैंगिक जेंडर
जन्मजात और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। तो ये हमारा कारण तो गलत है, क्योंकि लैंगिक जेंडर असमानता जो है ये आज भी समाज में व्याप्त है, अधिग्रहित है। आगे है, प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 4 की शिक्षक को उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। तो अभी कथन हमारा करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं। ये गलत है, पूछते हैं। प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को पूरी छूट रहती है। शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। तो एक प्रगतिशील कक्षा में जो है शिक्षक से भी प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से भी प्रश्न पूछते हैं और स्वयं भी प्रश्न पूछते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को कहा जाता है और इन्हें सिखाया जाता है। जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी। जेंडर स्थिरता प्रारंभ में किशोरावस्था के दौरान। जेंडर रूढ़िवादिता केवल मध्य बाल्यावस्था के दौरान। जेंडर पूर्वाग्रह मुख्य रूप से प्रारंभिक बाल अवस्था के दौरान। ये भी ऑप्शन गलत है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जेंडर भूमिका, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है और इन्हें बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सिखाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती है। बुद्धि आनुवंशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है। दोनों ऑप्शन गलत है। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है। ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वही करेक्ट रहेगा। बुद्धि बहुआयामी और समय के साथ बदल सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की है और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया है? जीन पियाजे ने, हार्वर्ड गार्डनर ने, लेव वाइगोत्स्की ने या फिर चार्ल्स स्लीपरमैन ने? तो ये इसको जो है हार्वर्ड गार्डनर ने जो है बुद्धि की सिद्धांतों को प्रस्तावित किया है। 8 सिद्धांतों को हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के सिद्धांतों को प्रस्तावित किया है, जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। आगे है, लॉरेंस कोहलरबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। विश्लेषण के मात्रात्मक परीक्षणों को लागू नहीं करने के लिए की गई हैं। नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई हैं। वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्र करने के लिए की गई है। तो हमारा ऑप्शन जो है एक करेक्ट हो जाएगा। नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना? नहीं, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। आगे है, हमारा अगला ऑप्शन है, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। ये थोड़ा ठीक लग रहा है। आगे है, विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौंपना, उन्हें पाठ्य पुस्तक से जानकारी दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना। ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, जिसमें याद करने, दोहराने जैसा शब्द निगेटिव वर्ड्स हैं, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएंगे। विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना।
नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत है, तो हमारा जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्पों का चयन कीजिए। अभिकथन, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। तो सही है, गैर उदाहरण जो है विद्यार्थी भ्रमित हो। एक मिनट, हमारा अभी कथन था, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। सही बात है। आगे है, उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। मतलब गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित नहीं करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सिर्फ ए हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। आगे है, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करे और फिर उसके भौतिक रूप पर आए। पहले उस पर चर्चा करे जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता, और फिर उस पर आए जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं। पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दे और फिर उनकी बारीकियों पर आए। पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दें। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दे, फिर उसकी बारीकियों पर अपनाए। तो ये था आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन। फ्रेंड्स, यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए फ्रेंड्स। अब आपसे मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।